बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ डाइफ्रैक्टेड एक्स रेस। इसमें इस सिलसिले में हमने हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने फॉर्म फैक्टर को डिस्कस किया था। आज हम स्ट्रक्चर फैक्टर को डिस्कस करेंगे और इंटेंसिटी ऑफ डाइफ्रैक्टेड एक्स रे बीम कैलकुलेट करेंगे। जी, स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है? द टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर अ रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड as the ratio of amplitude of radiation scattered by atoms of entire unit cell to the amplitude by a single point electron placed at origin for the same wavelength. It is called structure factor। यानी कि ये बेसिकली दो एम्पलीट्यूड्स का रेशो है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट किया था और हमने कहा था कि फॉर्म फैक्टर जो है वो रेशो है एम्पलीट्यूड की, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो ओरिजिन पे मौजूद हो, वो इलेक्ट्रॉन जो बीम स्कैटर करे उसके एम्पलीट्यूड, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो किसी और पोजीशन पे लोकेट कर रहा हो, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सरेज को स्कैटर करे और तो उसका एम्पलीट्यूड, उन दोनों एम्पलीट्यूड्स का रेशियो जब आप लेते हैं तो उसको आप फॉर्म फैक्टर कहते हैं। सेम इसी तरह अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्रिस्टल का यूनिट सेल है और यूनिट सेल में डिफरेंट पोजीशंस पे एटम्स लोकेट कर रहे हैं। तो एक सिंगल एटम जो किसी जेथ पोजीशन पे सपोज लाई कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो अब ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जब स्कैटर करेगा एक्सरे को, उसका एम्पलीट्यूड लेंगे, और वो जो एक एटम है वो जिस जेथ पोजीशन पे लोकेट कर रहा है वो ओवरऑल जो स्कैटर करेगा एक्सरे को, उससे स्कैटर होने वाली एक्सरे का एम्पलीट्यूड लेंगे और उन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो जो फैक्टर हमारे पास आएगा वो स्ट्रक्चर फैक्टर कहलाएगा। इसको हम स्ट्रक्चर फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमें यूनिट सेल में एटम्स की पोजीशन के मतलब पता चलता है, क्योंकि मुख्तलिफ पोजीशन पे जो एटम्स लोकेट करते हैं वो स्कैटर्ड बीम की इंटेंसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे वेरी करेगी पोजीशन ऑफ एटम्स के साथ, उस हिसाब से हम लेटस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो हम जो एक फुल रिफ्लेक्शन के लिए एफ है उसको हम लिख सकते हैं एफ एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम। ये कोई प्लेन हो सकता है, जैसे कोई प्लेन है उसके इंडिसेस हैं एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम। तो उस प्लेन से रिफ्लेक्ट होने वाली रेडिएशन का जो एम्पलीट्यूड होगा, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एफ ए जे ई रेस्ट पर आयोटा एस डॉट आर जे। ठीक है, इसमें एफ ए क्या है? इट इज़ एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, यानी उस प्लेन में जितने एटम्स हैं, 2 एटम हैं उस प्लेन में, 1 एटम है, 3 एटम है, जितने भी एटम्स हैं उस हिसाब से, और जो जो उनकी पोजीशन है उस हिसाब से एफ उतनी ही टर्म्स इस फैक्टर में आएंगी और वो ऐड होंगी, और हर एक एटम के लिए आप लिखेंगे ई रेस्ट पर आयोटा एस डॉट आर जे। सपोज एक प्लेन में 2 एटम हैं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, और एफ ए वन ई रेस्ट पर आयोटा एस डॉट आर वन प्लस एफ ए टू ई रेस्ट पर आयोटा एस डॉट आर टू, जिसमें जे की वैल्यू पहले 1 आएगी, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए जे की वैल्यू 2 आएगी, और आर जो है वो एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2 दोनों की पोजीशन को जाहिर करेगा। Where summation is over all the atoms in the unit cell, here Faj is the atomic scattering factor for the jth atom, delta J is the phase difference। अब ये S dot Rj, ये हमें पता है कि ये phase difference होता है। It is the phase difference between radiation scattered from the jth atom of the unit cell and that scattered from an electron placed at the origin।
फिर फर्दर एफ़ के मुतालिक इंफॉर्मेशन है, एफ़ इज़ इन जनरल अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट एक्सप्रेसेस बोथ द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ये जो एफ़ है ये बेसिकली क्या है, इसमें एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन भी है और इसमें फेज़ की इंफॉर्मेशन भी है। किसकी? जो रिजल्टेंट डायफ्रैक्टेड बीम है, जो रिजल्टेंट वेव बनती है आफ्टर डायफ्रैक्शन, उसकी। इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू एफ मॉड ऑफ एफ गिव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। इसकी अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो मैग्नीट्यूड जो है वो हमें एम्पलीट्यूड के बारे में बताएगा। लाइक द एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एफ, कैपिटल एफ इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। ये हम पहले ऊपर भी हमने ये डेफिनेशन डिस्कस की है कि मॉड ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव स्कैटर्ड बाय ऑल द एटम्स ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ वेव स्कैटर्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखें, ये एक लाइन में एटम्स मौजूद हैं, ये ए बी सी, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाली लाइन में भी एटम्स मौजूद हैं। अब एक ये रे नंबर 1, ये एटम, ये इस पोजीशन पे जो एटम ए पोजीशन पे जो एटम है उससे स्कैटर होके ये क्या बन गई, 1 प्राइम। और ये 2, रे नंबर 2 जो है ये सी एटम से स्कैटर होके ये बन गई 2 प्राइम। अब देखें, ए पोजीशन और सी पोजीशन के दरमियान डिस्टेंस है और जो रेज स्कैटर हो रही हैं 1 प्राइम और 2 प्राइम, ये कोहेरेंट होंगी अगर ये इन फेज होंगी, यानी अगर इनमें पाथ डिफरेंस जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा तो ये एक दूसरे को इन्हेंस करेंगी, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी में इन शामिल होंगी। और अगर ये आउट ऑफ फेज़ होंगी यानी एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल करेंगी तो फिर 1 प्राइम और 2 प्राइम जो है ये एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल कर देंगी, तो इट मीन्स इनकी वजह से इंटेंसिटी में इन दोनों का रिजल्टेंट इफ़ेक्ट इंटेंसिटी में ज़ीरो होगा। तो ये इसी पिक्चर को अगर 3 डायमेंशन में देखें तो ये इस तरह से है कि ये एक प्लेन है और ये प्लेन के जो इंडिसेस हो सकते हैं, अगर ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो इसके अगर ये ओरिजिन का प्लेन है तो इसके इस पोजीशन के हवाले से जो नेक्स्ट प्लेन है इसके इंडिसेस क्या होंगे, एच के एल इंडिसेस होंगे। और ये ओरिजिन से बीम जो है स्कैटर हो रही है और ये दूसरी बीम जो है ये इस प्लेन एच के एल से स्कैटर हो रही है। अब हम इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। To derive an expression for the intensity of a diffracted beam, there is now restriction on considering coherent scattering, not from an isolated atom but from all the atoms making up the क्रिस्टल। इसमें यह कि अगर हमें इंटेंसिटी डायफ्रैक्टेड बीम की कैलकुलेट करनी है तो हमारे लिए हम इस चीज़ में लिमिटेशन आ गई है कि हमें सिर्फ कोहेरेंट स्कैटरिंग, इंटेंसिटी को इफ़ेक्ट करेगी कोहेरेंट स्कैटरिंग। जो स्कैटरिंग इनकोहेरेंट है, जो वेव्स इनकोहेरेंट हैं, वो इंटेंसिटी में तो शामिल ही नहीं होंगी, यानी उनका वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगी और उनकी वजह से इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इंटेंसिटी कोहेरेंट स्कैटरिंग आपने लेनी है सिर्फ एक आइसोलेटेड एक एटम से जितनी वेव्स जो हैं वो स्कैटर होके आ रही हैं सिर्फ उनको नहीं लेना, बल्कि डिफरेंट पोजीशंस पे जो एटम्स लाई कर रही हैं उन सब से जो बीम्स स्कैटर होके आ रही हैं वो सब जो है वो जब किसी पॉइंट पे पहुंचेंगी तो जो बीम्स उनमें से इन फेज होंगी वो उनकी वजह से इंटेंसिटी में इजाफा होगा और जो बीम्स उनमें से एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल कर देंगी, इनकोहेरेंट होंगी, तो वो उस इंटेंसिटी में शामिल ही नहीं होंगी। Since the atoms are arranged in periodic fashion in space, the scattered radiations is limited to certain definite directions. अब चूँकि एटम्स में क्रिस्टल में एटम्स पीरियोडिक होते हैं यानी डेफिनेट पोजीशंस पे लाई करते हैं और उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है, इसलिए उनसे स्कैटर होने वाली जो रेडिएशंस हैं वो भी ख़ास डायरेक्शंस में ही यानी डेफिनेट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होंगी। और अब हम उनको कह सकते हैं डायफ्रैक्टेड रेज को हम कह सकते हैं दीज आर द सेट ऑफ डायफ्रैक्टेड बीम्स। अब हम इसको डिराइव करते हैं।
let uj vj wj represents the coordinates of jth atom. अब jth atom है और उसके coordinates आप कह सकते हैं कि ये u v और w हैं. तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यू जे ए प्लस वी जे बी प्लस डब्ल्यू जे सी. अब हमने पहले कहा कि जो हमारा फेज डिफरेंस है जेथ एटम तक, उसको आप कह सकते हैं डेल्टा जे इज इक्वल्स टू एस डॉट आर जे. अब अगर आर जो है थ्री डायमेंशनल केस में आर जो वेक्टर है वो किसी भी तीनों क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस के साथ कंसाइड कर सकता है. अगर वो ए के साथ कंसाइड कर रहा है तो एस डॉट आर जो है ये बन जाएगा एस डॉट ए. और अगर हम कोहेरेंट स्कैटरिंग ले रहे हैं, इन फेज स्कैटरिंग ले रहे हैं, तो ये जो फेज डिफरेंस है इसको क्या होना चाहिए, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए. तो हम मैक्सिमम जो मैक्सिमम के लिए डाइफ्रैक्शन मैक्सिमम के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई. तो हमने ये सपोज किया कि आर कंसाइड कर रहा है ए के साथ और उस डायरेक्शन में जो स्कैटरिंग है वो मैक्सिमम उस डायरेक्शन में मैक्सिमम कब बनेगी, अगर 2 पाई एच प्राइम कोई एच प्राइम क्या है, ये कोई एक इंटीजर है. तो अगर अब ये इंटीजर जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई फेज डिफरेंस है, तो ये हम तो फिर हमारी जो है डाइफ्रैक्शन कंडीशन वो सेटिस्फाई होती है. ये हम डायरेक्शन कौन सी ले रहे हैं, ए डायरेक्शन, ठीक है, उस डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं. अब इसी तरह मे बी जो आर वेक्टर है वो कंसाइड कर रहा हो बी के साथ, तो फिर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब एस डॉट बी इक्वल होगा 2 पाई के प्राइम के. और अगर आर जो है वो कंसाइड कर रहा हो सी के साथ, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें मैक्सिमम डाइफ्रैक्शन कब मिलेगी, जब एस डॉट सी इक्वल होगा 2 पाई एल प्राइम के साथ. एल प्राइम 2 पाई इज इक्वल्स टू एल प्राइम. तो ये एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम, इनको आप एन एच एन के एन एल भी कह सकते हैं. एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम ये जनरल वैल्यूज़ हैं, ये इंटीजर्स हैं और ये किसी भी प्लेन के इंडिसेस को भी जाहिर करते हैं. तो फिर अगर ओरिजिन के बाद फर्स्ट प्लेन है तो फिर आपके पास n की वैल्यू जो है वो 1 होगी. अगर ओरिजिन के बाद जो है वो सेकंड प्लेन बन रहा है तो फिर n की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी. तो इस तरह से ओरिजिन से आप कौन सा प्लेन कंसीडर कर रहे हैं स्कैटरिंग के लिए, उस हिसाब से n की वैल्यू होगी. इसको आप n को ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं. अब हमारी जो इक्वेशन 1 थी जिसमें हमने f को डिफाइन किया था, उस इक्वेशन में अगर आप ये कंडीशन पुट कर दें, s डॉट आर था तो आपने r की वैल्यू पुट कर दी यू जे ए प्लस वी जे बी प्लस डब्ल्यू जे सी, और उसके बाद जो है s और a का डॉट ले लें, s को अंदर ले जाएंगे, बन जाएगा यू जे एस डॉट ए, फिर ये बन जाएगा वी जे एस डॉट बी, डब्ल्यू जे एस डॉट सी. अभी हमने देखा कि एस डॉट ए क्या है 2 पाई एच प्राइम, एस डॉट बी क्या है 2 पाई के प्राइम एंड एस डॉट सी क्या है 2 पाई एल प्राइम. अब इनमें से 2 पाई को कॉमन ले आएँ तो ये आ जाएगा आयोटा 2 पाई एच प्राइम यू जे प्लस के प्राइम वी जे प्लस एल प्राइम डब्ल्यू जे. इसमें यू जे वी जे एल डब्ल्यू जे ये कोऑर्डिनेट्स हैं जेथ एटम के. तो ये सारी वैल्यू जो है एच प्राइम यू जे प्लस के प्राइम वी जे प्लस एल प्राइम डब्ल्यू जे, ये सारी एक इंटीजर की फॉर्म में एक इंटीग्रल वैल्यू होगी. ये सारी इंटीजर्स ये आपस में ऐड होकर एक सिंगल नंबर जो है वो आपका आ जाएगा इसमें. Here Faj is form factor या atomic scattering factor. For identical atoms all the Faj's have the same value, और इसको हम जनरल फॉर्म में स्मॉल f लिख देते हैं. अगर एटम्स आइडेंटिकल हैं, यानी अगर एक पोजीशन पे एटम है और उसी यूनिट सेल में जो दूसरी पोजीशन पे एटम है वो भी उस जैसा ही है, तो हम इसको कहेंगे, यानी बेसिस पे सेम एटम्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि फिर f की वैल्यू तमाम एफ ए जेज एक ही वैल्यू के होंगे और उसको हम एक वैल्यू दे देते हैं f.
फिर रह गया आपके पास s इज इक्वल टू सिग्मा ई रेज टू पर आयोटा 2 पाई h प्राइम यू जे प्लस k प्राइम वी जे प्लस l प्राइम w जे। ये क्या है? इट इज़ द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, यानी आपकी जो रिफ्लेक्शन है f h प्राइम k प्राइम l प्राइम वो बेसिकली इस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। और ये फैक्टर जो है ये डिपेंड कर रहा है एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द यूनिट सेल। फॉर आइडेंटिकल एटम्स अबव रिलेशन कैन बी रिटन एज एफ एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम दैट इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। Since the intensity of radiation is proportional to square of its amplitude, the intensity of diffracted beam is proportional to square of its field. अब आपको पता है कि जो डायफ्रैक्शन किसी कोई भी रेडिएशन हो उसकी इंटेंसिटी उसके स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे डायफ्रैक्टेड बीम है ये इस फील्ड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, यानी I इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ का स्क्वायर। अब मॉड ऑफ एफ का स्क्वायर क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर की को में हम जब स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास होता है एफ कॉन्जुगेट एफ। तो इसको अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास ये बन जाएगा। इसमें आपको पता है कि कॉन्जुगेट में आप वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, जैसे ये ऊपर वाली इक्वेशन है ई रेज टू पर आयोटा 2 पाई एच प्राइम यू जे प्लस के प्राइम वी जे प्लस एल प्राइम डब्ल्यू जे। तो ये बन जाएगा साइन कॉस 2 पाई एच प्राइम यू जे प्लस के प्राइम वी जे प्लस एल प्राइम डब्ल्यू जे प्लस आयोटा 2 पाई एच प्राइम यू जे प्लस आयोटा साइन 2 पाई एच प्राइम यू जे प्लस के प्राइम वी जे प्लस एल प्राइम डब्ल्यू जे। ये इस तरह से बन जाएगा। तो कॉन्जुगेट में आप इसको नेगेटिव कर देंगे तो कॉन्जुगेट को एफ़ के साथ एफ़ कॉन्जुगेट को एफ़ के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपके पास इस तरह से ये टर्म ये फॉर्म बन जाएगी। इंटेंसिटी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। द स्पेस लैटिस ऑफ क्रिस्टल इज डिटर्मिन्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ डायफ्रैक्शन लाइंस इन द एक्स-रे डायफ्रैक्शन पैटर्न। अब कुछ क्रिस्टल्स हैं उनके हम कैलकुलेट करते हैं। सिंपलेस्ट केस इज दैट ऑफ यूनिट सेल कंटेनिंग ओनली वन यूनिट सेल कंटेनिंग वन एटम एट द ओरिजिन। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि हम अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कितने होते हैं? एक होता है। और अगर उस एक एटम को हम सपोज कर लें कि वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो उस एक एटम के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या होंगे? 0 0 0, यानी यू जे प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू जे दैट इज इक्वल्स टू 0। इट्स स्ट्रक्चर फैक्टर फिर क्या बन जाएगा? एफ इज इक्वल्स टू एफ ई रेज टू पावर 2 पाई आयोटा, और यहाँ पे वो सारे जो कोऑर्डिनेट्स है चूँकि 0 है तो ये 0 आ गया। तो ई रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1। तो एफ इज इक्वल्स टू एफ एंड एफ स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। F square is thus independent of H, K and L and it is the same for all reflections। यानी यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो प्लेन्स पे डिपेंड नहीं करी। एच के एल कोई भी वैल्यूज़ हों उनसे जब आप रिफ्लेक्शन लेंगे तो उनकी जो इंटेंसिटी है उन रिफ्लेक्शंस के लिए सेम होगी। अब इसमें है बेस सेंटर्ड क्रिस्टल। बेस सेंटर्ड क्रिस्टल्स कौन से होते हैं? बेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स लेने हैं। तो बेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कौन सा होता है? जिसमें एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के बेस पे एक सिर्फ बेस पे एक एटम लाई करे। ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकता है। अब इसमें क्या होगा कि 2 एटम होंगे, कॉर्नर्स को मिला के एक एटम और एक जो है वो बेस पे जो मौजूद है वो एटम। तो जो कॉर्नर्स को मिला के एक एटम बन रहा है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो ओरिजिन पे है। अगर वो ओरिजिन पे है तो दूसरा जो एटम होगा उसकी पोजीशन क्या होगी? 1/2 1/2 0, यानी जो बेस पे होगा उसके 2 कोऑर्डिनेट्स तो एग्जिस्ट करेंगे एक्स और वाई या ए और बी, और तीसरा कोऑर्डिनेट उसमें मिसिंग होगा क्योंकि वो बेस पे है, इसलिए वो तीसरा कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। तो पहले एटम के लिए आप लिखेंगे एफ ई रेज टू पावर 2 पाई आयोटा 0 और दूसरे एटम के लिए आप लिखेंगे प्लस एफ ई रेज टू पावर 2 पाई आयोटा ए 1/2 एच प्लस 1/2 के आना है और एल की वैल्यू इसमें 0 है। तो इसमें ये बन गया ई रेज टू पावर आयोटा पाई एच प्लस के। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज़ ऑफ एच एंड के।
This expression may be evaluated without multiplication by the complex conjugate since h plus k is always integral. अब इसमें h plus k को जब भी आप ऐड करेंगे तो एक इंटीजर बनेगा, 1 हो जाएगा, 2, 3, 4 कोई भी एक इंटीजर बनेगा। और इसमें फिर आप कह सकते हैं अगर ये h प्लस के एक इंटीग्रल वैल्यू हो तो फिर आपको पता है कि जब आप इसको खोल के लिखेंगे ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई, अगर सिर्फ सपोज ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई है तो फिर ये क्या लिखा जाएगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब इसमें देखें कि कॉस पाई तो हो जाएगा -1, लेकिन साइन पाई जो है वो आपका 0 होगा। चाहे आप 2 पाई रख लें, कॉस 2 पाई, अगर ये h प्लस के की वैल्यू 2 आती है तो फिर ये बन जाएगा ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई। तो आप इसको लिखेंगे कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। अब इसमें कॉस पाई तो हो जाएगा +1 और आयोटा साइन पाई जो है वो 0 ही होगा। मतलब क्या है कि इसमें आयोटा वाली टर्म्स जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेगी, कम्प्लेक्स इसमें इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। h प्लस के की वैल्यूज़ इस तरह की हैं। तो फिर अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि अब ये हो सकता है कि इफ़ h एंड k आर बोथ इवन और बोथ ऑड, अगर दोनों ही इवन हो तो दोनों ही ऑड हो, तो ऐसे में हम इसको कहते हैं कि अनमिक्स्ड नंबर है। एंड देयर सम इज़ ऑलवेज इवन। आपको पता है कि दो ऑड नंबर्स को ऐड करें तो भी इवन बनता है, दो इवन नंबर को ऐड करें तो भी इवन ही बनता है। तो अगर इवन नंबर है h प्लस के की वैल्यू तो फिर आपको पता है कि कॉज इस, क्योंकि ये कॉज इसमें कॉज आ जाएगा तो कॉज 2 पाई, कॉज 4 पाई, कॉज 6 पाई ये सब +1 होगा। अगर ये दोनों ही, ये एक इवन नंबर है, h प्लस के इवन नंबर है। इवन नंबर कब होंगे, जब दोनों ही ऑड हों या जब दोनों ही इवन हो। तो h प्लस के अगर एक इवन नंबर है तो ये आपके पास इस e की वैल्यू ई रेज़ टू पावर आयोटा जो भी नंबर होगा उसकी वैल्यू, ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 + 1 2f, यानी f की वैल्यू 2f होगी और f² = 4f² हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी आपकी 4f² होगी। लेकिन अगर h प्लस के की वैल्यू ऑड होगी, इनमें से ऑड कब होगी, जब एक ऑड होगा और एक इवन होगा, मिक्स्ड नंबर होंगे, एक ऑड और एक इवन। इन दोनों ही केसेस में क्या होगा कि ये h प्लस के की वैल्यू जो है वो ऑड होगी और ऑड वैल्यू के लिए कॉज की वैल्यू आ जाती है -1। तो फिर -1 + 1 ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फिर f की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि इंटेंसिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। बेस स्टैंडर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स में इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी उन तमाम एटम्स के लिए जो जिनमें h और k की, जिनकी जो h और k की वैल्यूज़ हैं वो या तो दोनों ऑड हों या दोनों इवन हों। एक ऑड और एक इवन वैल्यू जो है h और k की, उनके लिए रिफ्लेक्शंस नहीं मौजूद होंगी। अब इसमें यह है कि अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में आप देखें कि एक एटम कॉर्नर्स को मिला के एक एटम ओरिजिन पे मौजूद रखें और एक एटम को बॉडी के सेंटर में ले आएं। तो उस बॉडी के सेंटर वाला जो क्रिस्टल, बॉडी के सेंटर वाला जो एटम होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1/2 1/2 1/2 ओरिजिन के लिहाज से। तो आपका स्ट्रक्चर फैक्टर इस तरह से बनेगा। अब इसमें देखें AH प्लस K प्लस L तीनों की वैल्यू पे इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है। H प्लस K प्लस L जो है ये इवन भी हो सकता है और ये सारी वैल्यू ऑड भी हो सकती है। अगर ये इवन वैल्यू होगी तो आपके पास इंटेंसिटी आएगी, लेकिन अगर H प्लस K प्लस L की वैल्यू ऑड होगी तो आपके पास इंटेंसिटी 0 होगी। फिर इस तरह फेस सेंटर्ड क्यूबिक को ले लें। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एक एटम जो है वो आप समझ लें कि सारे कॉर्नर्स को मिला के जो एक एटम बनता है उसको ओरिजिन पे ले लें और दूसरा एटम जो है वो आप किसी एक फेस पे ले लें, किसी एक फेस पे ले लें। तो उसमें आपके पास सब क्या होगा कि अज्यूम इट टू ऑब्टेन 4 आपको पता है कि इसमें 4 एटम्स मौजूद होते हैं। 4 एटम्स टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल इज़ 4। तो उनमें से एक एटम तो ओरिजिन पे होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 0। दूसरा एटम एक फेस पे होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1/2 1/2 0। एक दूसरे फेस पे होगा
उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1/2 0 1/2 और फिर एक तीसरे फेस पे होगा, यानी टोटल 4 एटम उसमें होते हैं। अब उनको फेस के लिहाज से ओरिजिन और किसी एक फेस के लिहाज से उनकी पोजीशन ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि फिर 4 एटम है, 4 इस तरह से 4 टर्म्स आएंगी और इन 4 टर्म्स में वैल्यूज़ आएंगी H+K, H+L, K+L। अगर ये अनमिक्स्ड है तो all the three terms have even numbers and each term in the above equation has the value 1 for unmixed indices। अगर तो unmixed indices हैं तो f square की वैल्यू यानी f इज इक्वल टू 4f होगा और f square की वैल्यू 16f square होगी। और अगर ये सारी टर्म्स जो हैं ये इस तरह से कि if h, k and l are mixed then the sum of 3 exponential is -1 whether two of the indices are odd and one even or two even and one odd। Suppose for example that h and l are even and k is odd। तो जैसे कि हमारे पास 0 1 2 हो जिसमें 0 को हम इवन लेते हैं और 1 ऑड हो गया और 2 फिर से इवन हो गया, यानी 2 इवन है और 1 ऑड है। ऐसे में आपके पास f की वैल्यू 0, यानी 2 इवन और 1 ऑड हो तो f की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन विल अकर फॉर सच प्लेन्स एज 1 1 1 2 0 0 एंड 2 2 0 बट नॉट फॉर द प्लेन्स 1 0 0 2 1 0 1 1 2 एक्सेट्रा। तो अगर हम डिफरेंट ब्रेवियस लैटिसेस लें और हमने पॉसिबल जो जो रिफ्लेक्शंस पॉसिबल हैं उन के लिए इंडिसेस देखें तो क्या है हमारे पास। अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक है तो हमारे पास एच के एल की कोई तमाम वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, यानी एच के एल चाहे वो ऑड हों चाहे वो इवन हों सबके लिए रिफ्लेक्शंस जो हैं वो मौजूद होंगी। बेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो इसमें एच और के जो है वो मिक्स्ड, अगर में अनमिक्स्ड हों यानी दोनों ऑड हों या दोनों इवन हों तो फिर रिफ्लेक्शंस पॉसिबल होंगी। और अगर मिक्स्ड हैं एच और के तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होंगी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो एच के एल तीनों ही को इवन अगर होंगी तो फिर रिफ्लेक्शंस मौजूद होंगी, अगर तीनों ही ऑड हैं तो फिर रिफ्लेक्शंस पॉसिबल नहीं है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एच के एंड एल अनमिक्स्ड हों यानी या तीनों इवन हों और तीनों ही ऑड हों या तीनों ही इवन हों अनमिक्स्ड हों तो फिर रिफ्लेक्शन होंगी। लेकिन अगर तीनों ही मिक्स्ड हैं यानी कोई ऑड हैं दो इवन हैं एक ऑड है या दो ऑड हैं एक इवन है तो फिर रिफ्लेक्शंस पॉसिबल नहीं है।